हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, मैं हूं शेर सिंह वर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस ज्ञान वर्ल्ड में। तो बच्चों, आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आपके मैथ का एक और नया चैप्टर, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये एक्सरसाइज जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 6-7 नंबर का तो क्वेश्चन बनते हैं। 6-7 नंबर यहाँ से पक्के हैं, क्योंकि एक यूनिट का केवल एक ही चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। एक्सरसाइज है 7। तो अभी हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1। तो इसको शुरू करने से पहले आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए, अच्छी तरीके से आपको याद कराने के लिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं पहले। तो देखिए, एक लड़का था श्याम। कौन लड़का था? श्याम। ये श्याम लड़का था जो छोटे से घर में रह रहा था। ये इसका घर था। अब ऐसे घर को बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ आर्ट की ज़्यादा जरूरत नहीं है, केवल आपको रेखा चित्र से समझा दे रहे हैं। यहाँ पर देखो, ये इसका घर था कोई। ये इस तरीके से श्याम का घर था। तो इस लड़के ने क्या किया, इतने मेहनत करना शुरू कर दिया। ये टूटा फूटा है जो घर आपको देख रहे हैं, ये इसका घर था। और इस घर में ये इसका दरवाज़ा था। कहानी को अच्छी तरीके से समझना है, बाद में इसका जो निष्कर्ष निकलेगा, कंक्लूजन, उससे आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो ये दरवाज़ा इसका था। अच्छा, उसके बाद इसने पैसे कमाने शुरू कर दिए। तो पैसे कमाने के बाद इसके पास बहुत सारे पैसे हो गए, तो इसने मकान को 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल उसके ऊपर बनाने के लिए सोच ली। अब बनाने के लिए काम शुरू कर दिया। तो काम शुरू करने के लिए लड़के ने क्या किया, लड़के ने क्या काम किया कि इस घर को ऊपर और बनाने की सोची। इसने छत को इधर थोड़ा बिगाड़ा और उसके ऊपर और यहाँ पे ले गया। इस घर को इसने यहाँ पर 1 मंजिल पहले बनाया। 1 मंजिल बनाने के बाद फिर इसने क्या किया, फिर सोचा अभी 1 मंजिल नहीं, पैसे और हैं, भी 1 मंजिल और बनाओ। तो इसने क्या काम किया, 1 मंजिल इसका और बना लिया। जब 1 मंजिल इसने और बना लिया, अब कितने घर मंजिल का हो गया मकान? 3 मंजिल का हो गया। अब ये 3 मंजिल का मकान, यहाँ देखो इधर से, अब ये जो घर है इस तरीके का दिखेगा, इस तरीके से। यहाँ पे सब इसके गेट लगे हैं, इसके ये गेट ये यहाँ पे लगे हैं, देखो दरवाजे हैं इसके, ये इस तरीके से। इस लड़के श्याम के ये सब दरवाजे हैं, देख लो ऐसे, इस तरीके से। अब इसने एक गलती बहुत बड़ी कर दी। क्या गलती कर दी? जो मिस्त्री काम कर रहा था उसको भी ध्यान नहीं रहा, लड़के ने को भी ध्यान नहीं रहा। क्या ध्यान नहीं रहा? यहाँ पर जो नल लगा हुआ था, ये नल, ये जो नल लगा हुआ था, ये नल लगा हुआ था, लड़के को ऊपर तक पानी ले जाना है। लेकिन नल के लिए लड़के ने कहीं पर उसकी जगह छोड़ी नहीं। अब ये तो सब लिंटर पड़ गया, यहाँ भी लिंटर, यहाँ भी लिंटर, कंक्रीट में कहीं जगह नहीं छोड़ोगे तो दिक्कत होगी। अब इसने कहीं पर कोई छेद नहीं छुड़वाया, कोई सुराख नहीं छुड़वाया, क्योंकि नल को ले जाना है ऊपर। अब लड़का बड़ा परेशान, अब हम इसी नल को यहाँ ऊपर कैसे ले जाएं? तो लड़के ने दिमाग लगाया, लड़का पढ़ा लिखा था, तो लड़के ने दिमाग लगाया कि हम क्यों ना अपने गणित का इस्तेमाल करें, क्यों ना हम निर्देशांक ज्यामिति का इस्तेमाल करें। तो लड़के ने क्या दिमाग लगाया, विचार लगाया, सोचो, क्योंकि लड़का आप लोगों की तरह होशियार था, पढ़ा लिखा। ऐसे ही आप लोगों को अगर ऐसी समस्या में कहीं फंस जाते हैं, या फिर और कोई समस्या आगे बताएंगे उनमें फंस जाते हैं, तो फिर यही विचार आपको भी लगाना है। तो लड़के ने क्या विचार लगाया, लड़के ने सोचा कि इस दीवार से, ये दीवार जो है, इस दीवार से ये नल की जो पाइप जो बोरिंग है, जो नल है, ये जो नल का पाइप है, ये 2 मीटर पे दूर है। 2 मीटर नल जो है यहाँ से कितनी दूर है? 2 मीटर दूर है इस दीवार से। अच्छा, उसके बाद अब लड़के ने एक तरफ से तो दूरी नापी 2 मीटर, एक दीवार से यहाँ पर दूरी से नापी 2 मीटर। लेकिन 2 मीटर नापने से क्या होगा, मान लिया आप कमरे में खड़े हैं, अब कमरे में 2 मीटर दूरी नापो, तो 2 मीटर वो यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी दीवार से। अब दिक्कत यहाँ पर 2 मीटर है, यहाँ पर भी 2 मीटर, यहाँ पर 2 मीटर, यहाँ पर 2 मीटर। अब कहाँ पर की 2 मीटर लोगे? अब इसके लिए आपको एक अक्ष की और आवश्यकता पड़ेगी, एक साइड की और आवश्यकता पड़ेगी। तो लड़के ने क्या काम किया, ये जो साइड की दीवार थी इससे तो 2 मीटर नापी। अच्छा, अंदर की जो और दीवार थी उससे लड़के ने नाप के देखा, अंदर की दीवार से। अब उससे नाप के देखा तो इधर उस दीवार से उसको मिला 3 मीटर दूरी। कितने मीटर मिली? 3 मीटर। मतलब एक दीवार इधर के लड़के ने नापी, इस तरीके से लड़के ने नापी, ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से लड़के ने नापी तो 2 मीटर हुई। फिर लड़के ने अंदर की दीवार से इस तरीके से, देखो अंदर की दीवार से जब नापी तो वहां से दूरी उस नल की, उस बोरिंग की 3 मीटर मिली। तो इधर से 2 और उधर से 3। अब लड़के ने दिमाग लगाया, अब तो काम हो गया, अब ऊपर भी जाओ। अब लड़के ने फिर दोबारा इधर से नापी, इधर से नापी तो कितनी दूरी मिली? लड़के ने यहाँ दीवार से 2 मीटर दूरी नाप ली, ठीक, बढ़िया बात। फिर लड़के ने अंदर वाली दीवार से,
अंदर की दीवार से या बाहर की दीवार से, जहाँ पहले नापी थी, पहले बाहर अंदर की दीवार से नापी थी, तो अंदर की दीवार से नाप के देखा 3 मीटर, ये 2 मीटर था। अब अंदर की दीवार से उसने नापा 3 मीटर, अंदर की दीवार से जब 3 मीटर नाप लिया तो लड़का बिल्कुल करेक्ट वहीं पे आ गया। फिर वही काम उसने ऊपर वाली पर भी किया, यहाँ से उसने नापा 2 मीटर, 2 मीटर यहाँ से नाप लिया। अच्छा, अंदर की दीवार जो थी वहाँ से ये 2 मीटर उसने इस तरीके से नाप लिया। ठीक समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ दिखा पाना असंभव है, क्योंकि यहाँ 3D आकृति बन नहीं सकती यहाँ, क्योंकि गणित समझा रहे हैं तो उसमें बनाने में टाइम लगता है। तो यहाँ इसने 2 मीटर नाप लिया। अंदर की दीवार से उसने इस तरीके से ऊर्ध्वाधर 90 अंश पे उसने क्या काम किया, 3 मीटर नाप लिया इस तरीके से। अब उस लड़के ने क्या किया, यहीं पर देखो, यहाँ पर नल लगा था, उसने यहीं पर ड्रिल मशीन ला करके छेद कर दिया। अब छेद करने के बाद लड़के ने क्या किया, सीधा यहीं से पाइप, यहाँ से नल उखाड़ के नल का पाइप सीधा ऊपर ले गया। ऊपर यहाँ पर लड़के ने क्या किया, अब नल जो यहाँ लगा था वो लड़के ने नल अब यहाँ लगा लिया। अब आराम से उसको पानी की आराम हो गई, सुविधा हो गई, और पानी आराम से पी रहा है। अच्छा, ये सब कैसे संभव हुआ? अब अगर वो छेद करता, उसका लेंटर में नुकसान हो जाता, पता नहीं कहाँ पाइप पहुँचता, फिर दोबारा वही मेहनत करता ऐसे ऊपर वाले में। अब दिखता तो कुछ था नहीं, क्योंकि लेंटर पड़ा हुआ है, कंक्रीट का लेंटर, आर पार तो दिखेगा नहीं। तो इसने निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से अपनी एक गंभीर समस्या को हल कर लिया, क्योंकि इतना पैसा लगाया हुआ मकान, इतनी अच्छी बिल्डिंग इसने बनवाई थी, तो केवल ड्रिल मशीन की सहायता से उस पाइप के बराबर होल करके और उसने अपने पाइप को कहाँ पहुँचा दिया, ऊपर पहुँचा दिया। क्यों? इसको किसकी आवश्यकता पड़ी? इसको एक तो इस तरीके की दूरी एक दीवार से आवश्यकता पड़ी, दूसरी इस दूरी की आवश्यकता पड़ी जो 90 अंश पे है। अच्छा, जो यहाँ पे जो दूरी की आवश्यकता पड़ी थी, इसको मान लेंगे हम x अक्ष। क्या मान लेंगे? x अक्ष। इधर वाली दूरी जो थी वो क्या थी? x अक्ष। x अक्ष। जो अंदर की ओर दूरी थी, ये ऊपर वाली जो दिख रही है, जो अंदर की ओर दूरी थी, उसको मान लेंगे y अक्ष। क्या मान लोगे? y अक्ष। y अक्ष, ये दूरी होगी y अक्ष। अब आप समझ चुके होंगे कि इस निर्देशांक ज्यामिति का हमारे लिए कितना बड़ा महत्व है। तो आज की बच्चों इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम यहाँ पर निर्देशांक पढ़ेंगे। निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट, वही निर्देशांक। ये क्या होते हैं? x, y, ये कैसे बनते हैं, इनकी दूरी कैसी क्या है, सब इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम बिंदु पढ़ेंगे। बिंदु मतलब पॉइंट, POINT। अच्छा, उसके बाद बिंदु के बाद हम पढ़ेंगे बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये पढ़ेंगे। दूरी सूत्र भी पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम संरेखी बिंदु पढ़ेंगे। संरेखी बिंदु, ये संरेखी बिंदु क्या होते हैं, ये सब कुछ पढ़ेंगे। और भी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, तो पहले इतना हम सीख लेते हैं, बाकी इस चैप्टर में हम काफ़ी पढ़ने वाले हैं। आपको वीडियो के शुरू से लेकर के अंत तक बने रहना है। तो बच्चों, अब शुरू करते हैं आपके निर्देशांक ज्यामिति। हमने क्या काम किया, हमने यहाँ पर एक पृथ्वी के क्षैतिज एक रेखा खींच ली। इसके क्षैतिज खींच ली, पृथ्वी के क्षैतिज। मतलब क्षैतिज क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है। देखो, इस तरीके से हमारे सामने खड़े हैं, इस तरीके की सभी रेखाएं कैसी होंगी? हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज, इस तरीके की सभी रेखाएं कैसी होंगी? वर्टिकल, इसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल, या फिर ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर, ऊपर नीचे जो रेखा होती है उसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं। और जो बेड़ी रेखा होती है उसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ देखो, अब आगे एक हमने जो क्षैतिज रेखा खींची थी, तो ये क्षैतिज रेखा जो होती है वो x अक्ष कहलाती है। चलो वो तो समझ लेना बाद में, पहले हमने एक और रेखा खींच ली। यहाँ हमने एक रेखा यहाँ पर और खींच ली। क्या खींच ली? एक रेखा हमने दूसरी एक और खींच ली। अब जो दूसरी जो रेखा खींची थी, इस रेखा को हम कुछ नाम दे देंगे, पहले सही से खींच लें। हमने यहाँ पर एक और रेखा खींच ली इस तरीके से। अब ये जो रेखा खींची है, ध्यान दो, ये जो रेखा खींची हैं इन पर जरा ध्यान देंगे। इन रेखाओं ने जहाँ पर एक दूसरे को काटा है, जहाँ पर इन्होंने एक दूसरे को काटा है, वह दोनों का होता है मूल बिंदु। इस बिंदु पर दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को काट दिया है, ये बिंदु कहलाएगा मूल बिंदु। क्या कहलाएगा? मूल बिंदु। ये मूल बिंदु कहलाएगा। ये बिंदु जो है ये मूल बिंदु कहलाएगा। अच्छा, जो वर्टिकल रेखा, जो हॉरिजॉन्टल रेखा थी, मतलब जो क्षैतिज रेखा थी, इस रेखा को बोलते हैं बच्चों x अक्ष। क्या बोलते हैं? x अक्ष। अब ये x अक्ष की जो है धन दिशा होती है। कौन दिशा होती है? धन दिशा। ये होती है x अक्ष की धन दिशा। धन दिशा मतलब पॉजिटिव। यहाँ पर जो x अक्ष होता है ये कैसा होता है? ये होता है पॉजिटिव।
अच्छा इधर वाला देखो, ये मूल बिंदु के इधर, मूल बिंदु के एक्स इस साइड में जो एक्स अक्ष होगा वो निगेटिव होगा, यहाँ पर भी एक्स अक्ष होगा, हाँ होगा। तो एक्स अक्ष कैसा होगा? निगेटिव होगा। निगेटिव मतलब पूरी लाइन ही एक्स अक्ष होगी, यहाँ से लेकर के वहाँ तक पूरे को क्या बोलेंगे हम? पूरे को एक्स अक्ष बोलते हैं। ऐसे देख लो यहाँ आगे। अब जो ऊपर नीचे की जो ऊर्ध्वाधर लाइन है ये पूरी हो जाएगी बाई अक्ष। क्या हो जाएगी? बाई अक्ष। तो इसको हम निगेटिव जो एक्स अक्ष थी इसको हम ये भी कह सकते हैं एक्स अक्ष की ऋण दिशा। ऋण दिशा, लेकिन पूरा है क्या? पूरा एक्स अक्ष ही है, लेकिन ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा है तो इसलिए हम इसको एक्स डैश लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एक्स डैश। ये पूरा बाई अक्ष है, जो वर्टिकल लाइन है, जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, ऊर्ध्वाधर रेखा, ये होती है बाई अक्ष। क्या होती है? बाई अक्ष। तो बाई अक्ष होती है, ये बाई अक्ष जो है ये पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव बाई अक्ष। मतलब बाई अक्ष पूरी है लेकिन ये पॉजिटिव दिशा है, इसको हम बोलेंगे बाई अक्ष की धनात्मक दिशा। ये बाई अक्ष की कौन दिशा है? ये धनात्मक दिशा किसकी? बाई अक्ष की। ये है बाई अक्ष की धनात्मक दिशा। अच्छा नीचे की ओर आ जाए, फिर मूल बिंदु से नीचे जब बढ़ोगे, कहाँ से ध्यान रखना होता है? मूल बिंदु से। मूल बिंदु को नीचे जब बढ़ोगे ये होती है बाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा। ऋणात्मक दिशा, ठीक है, समझ गए? ये बाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है। अब इसको हम बाई डैश अक्ष भी बोल लेते हैं, बाई डैश अक्ष। अच्छा यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है मूल बिंदु। इसके निर्देशांक होते बेटा 0,0, 0,0। मतलब यहाँ पर एक्स भी 0 होगा और बाई भी 0 होगा, तो इसके निर्देशांक हो जाते हैं 0,0। अब समझ लो, किसी के भी निर्देशांक अगर तुम्हें लिखने हैं तो दो स्थान पर लिखने होंगे, मतलब दो स्थान देखने पड़ते हैं, एक ऊपर ऊपर की ओर और एक बेड़ा बेड़ा मतलब हॉरिजॉन्टल। तो ध्यान दो, एक लेते हैं एक्स अक्ष, एक लेते हैं बाई अक्ष। जैसे नल को, उसने अभी मैंने कहानी सुनाई थी, नल को पता करने के लिए क्या किया, दो दीवारें ली थी, एक दीवार इस साइड की ली थी तो अगली दीवार इस साइड की ली थी, या फिर एक दीवार इस साइड की ली थी तो अगली दीवार इस साइड की ली थी। मतलब इस तरीके से दो अक्ष लेने पड़ते हैं, एक एक्स अक्ष हो जाता है, दूसरा अक्ष क्या हो जाता है? बाई अक्ष। अब समझ लो ये धनात्मक दिशा है एक्स अक्ष की, तो यहाँ पर जो खाने बनाएंगे वो कैसे होंगे? सब धनात्मक होंगे इस तरीके से। देखो यहाँ पर 0 है एक्स अक्ष, तो 1 2 3 4 5। यहाँ देखो यहाँ पर एक्स अक्ष माइनस का है, ऋणात्मक है, तो माइनस के ले लो 1 इस तरीके से। तो माइनस का 1, माइनस के 2, -3, -4, अब माइनस के 5, कमा डॉट डॉट डॉट, कमा डॉट डॉट डॉट, इधर भी जितना चाहो उधर बढ़ा सकते हो, जितना चाहो इधर बढ़ा सकते हो। ऐसे बाई अक्ष जब लोगे तो बाई अक्ष भी ऊपर की ओर कैसा होगा? धनात्मक होगा। ये जो बराबर दूरी पर जो खाने होते हैं ग्राफ में सब बने हुए होते हैं, तो ये कैसा होगा? बाई अक्ष ऊपर की ओर धनात्मक होगा। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा नीचे की ओर बाई अक्ष कैसा होगा? ये ऋणात्मक होगा बच्चों। ये माइनस का 1, माइनस का 2, -3, ये वाला होगा माइनस का 4। अब समझ लो ध्यान से यहाँ पर। अब एक चीज़ बताओ बच्चों, ABCD के जो हम पढ़ते हैं 26 अक्षर, इसमें पहले एक्स आता है कि बाई आता है? पहले एक्स आता है। तो अगर हमें किसी बिंदु को लिखना है, अगर किसी बिंदु को लिखना है तो हम लिखेंगे एक्स कामा बाई। मतलब हमको एक्स अक्ष लेना पड़ेगा, बाई अक्ष लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि एक्स अक्ष से दूरी लेनी पड़ेगी और बाई अक्ष से दूरी लेनी पड़ेगी। इसका मतलब ये होता है जब एक्स निर्देशांक लेते हैं तो इसका मतलब होता है बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष से दूरी। और जब बाई निर्देशांक लेते हैं इसका मतलब होता है एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी। अब एक्स अक्ष बाई अक्ष क्या है? पूरी एक्स अक्ष है, पूरी बाई अक्ष है। ये पूरी बाई अक्ष से कितनी दूरी पर हम पहुंच गए वही होता है एक्स अक्ष। मान लिया हम अभी 3 पे हैं, 3 पे हो तो इसका मतलब है कि पूरी बाई अक्ष से हमारी दूरी कितनी है? 3 इकाई है। और जो दूरी लेते हैं वो 90 अंश पे लेते हैं। कैसे लेते हैं? सीधे 90 अंश पे। अब अगर यहाँ से दूरी लोगे तब भी लोगे 90 अंश पे इस लाइन पे, यहाँ से दूरी लोगे अब तुम्हें जाना है 5 पर, तो सीधे इसी 90 अंश पे जाना पड़ेगा, 90 अंश पे 5 तक जाना पड़ेगा। अच्छा और एक्स अक्ष का मतलब क्या है? बाई अक्ष से दूरी। तो बाई अक्ष का मतलब क्या है? एक्स अक्ष से दूरी। अब हमको यहाँ पे आना है 5 पे, तो हम सीधे क्या करेंगे? 90 अंश पे, एक्स अक्ष के 90 अंश पे चलेंगे सीधे 5 तक। अच्छा यहाँ कहीं पे अगर आना हो तो फिर हम क्या करेंगे? हम चलना तो 5 तक है लेकिन एक्स अक्ष की सीधे लंबवत दूरी लेंगे 90 अंश पे। अच्छा ये भी समझे।
और बाह्य अक्ष की से दूरी तो हो गया, एक्स अक्ष से दूरी हो गया। अब यक्ष अक्ष को भुज कहते हैं, यक्ष अक्ष को भुज कहते हैं, नहीं यक्ष अक्ष यहाँ पर लिखा है, तो यक्ष अक्ष को हम भुज कहते हैं। अब बाह्य अक्ष को हम कोटि भी कहते हैं, यक्ष अक्ष को भुज कहते हैं, बाह्य अक्ष को कोटि कहते हैं। ये जो पूरी हमारी यक्ष अक्ष है ये क्या है, ये भुज है। ये जो पूरी बाह्य अक्ष है ये क्या है, ये कोटि है। तो हम आपको बता चुके हैं कि यक्ष अक्ष को भुज कहते हैं, बाह्य अक्ष को कोटि कहते हैं। चलिए बच्चों एक बिंदु लेके देख लेते हैं। एक बिंदु हमने ले लिया, बिंदु हमने ले लिया 3,4। क्या बिंदु ले लिया 3,4। अब इसका मतलब ये है, हम किसी बिंदु को हमने पहले बता दिया था कि बिंदु लिखते हैं तो उसका मतलब होता है यक्स, बाई। अब हमने यहाँ पर बिंदु लिख लिया यक्स, बाई। अब कोई भी बिंदु अगर लिखते हो तो हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, काय की, एक यक्स अक्ष की, एक बाई अक्ष की। हमने आप समझा दिया था। इस यक्स का मतलब क्या है, हमको यक्स पे 3 तक चलना है। बाई का मतलब क्या है, हमको 4 तक चलना है। अब हम आपको चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं। ये देखो बिंदु 3,4 है, तो 3,4 ये बिंदु जो है हम कहाँ तक चलेंगे, हम यक्स अक्ष पे 3 चलेंगे। 0 से, ये मूल बिंदु 0,0 है, यहाँ से यक्स अक्ष पे 3 तक चलेंगे। देखो 3 पे आ गए, यक्स अक्ष पे 3 पे आ गए, ठीक बढ़िया आ गए हो। लेकिन बाई कहाँ तक चलना है, बाई के 4 तक चलना है। इसी यक्स अक्ष के 3 से, इस यक्स अक्ष के 3 से हमको चलना है 90 अंश पे ऊपर की ओर। अब ध्यान रखना है कहाँ तक चलना है, 4 तक। 4 का है के बाई अक्ष के 4, तो हम यहाँ पे आ गए। कहाँ पे आ गए, इस बिंदु पे आ गए। इस बिंदु के पे जब आ गए हो तो उसका नाम लिख दो यहाँ पर 3,4 है, 3,4। अब हमने आपको क्या समझाया था, हमने कहा था, हमने कहा यक्स का मतलब होता है बाह्य अक्ष से दूरी। तो देखो यहाँ पर जो 3 है इसकी बाह्य अक्ष से दूरी कितनी है, 3 इकाई है। कहाँ 3 इकाई है, देखो 3 इकाई, 3 इकाई, 3 इकाई, यहाँ पर देखो 3 इकाई है। अब यही 90 अंश चल रही है 3 इकाई, ये दूरी, ये दूरी 3 इकाई थी यहाँ पर, ये 3 इकाई दूरी यहाँ पे आ गई, तो यहाँ तक 3 ही रहेगी। तो मतलब यक्स का मतलब होता है कि बाई से कितनी दूरी है। अच्छा बाई का मतलब क्या है, जो बाई दूरी है उसका मतलब ये समझते हैं कि यक्स अक्ष से कितनी दूर है। अब देखो बाई कितना है, बाई जो है वो 4 है, बाई कितना है, 4 है। अब इसकी यक्स अक्ष से दूरी कितनी है, ध्यान दो। अब ये बाई यक्स अक्ष पूरी है, इसकी यक्स अक्ष से दूरी कितनी है, देखो यहाँ से नाप लो कितनी है, 1 2 3 4, 4 इकाई दूरी है। तो इस तरीके से किसी बिंदु को दर्शाते हैं। अच्छा और अगला बिंदु अगर हम ले लें 5,8, 8 तो यहाँ लिखा ही नहीं हमने, तो हम अगला बिंदु ले लेते हैं 5,3, 5,3। इसका मतलब पहले वाला जो है ये यक्स होता है, कामा अगला वाला क्या होता है, बाई। पहले वाला यक्स लिया जाएगा, अगला वाला बाई लिया जाएगा। तो यहाँ पर यक्स देखो कितना है, यक्स जो है वो 5 है, तो हमको 5 पे आ जाना है। यहाँ 5 में हम आ गए, कहाँ तक चलना है, बाई के 3 तक चलना है। तो 5 से हम चल रहे हैं, चलते 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 इस तरीके से चल रहे हैं। कहाँ तक चलना है, बाई के हमको 3 तक चलना है, तो बाई के 3 तक चलो। कहाँ बाई का 3 है, ये है 90 अंश पे, यहाँ भी लेते हैं। अब हम कहाँ पे आके मिले, हम यहाँ पे आके मिले, तो यही बिंदु हो जाएगा बच्चों हमारा 5,3। क्या हो जाएगा, 5,3। नाम लिख दो 5,3। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अच्छा अगला एक और बिंदु ले लो। अगला बिंदु हमने ले लिया है, हमने एक और बिंदु और ले लिया, वो ले लिया हमने -2, -3, -2, या फिर -2, +3 लो अभी। तो -2, +3 लिया, इसका मतलब है भाई इस तरीके से लिख लेते हैं x, बाई, क्योंकि पहले ABCD में तो यक्स आता है, बाद में आता है बाई। अब देखो यक्स जो है वो -2 है, तो यक्स के -2 पे चलना है। आगे खड़े हो गए हम, यक्स के -2 पे कहाँ से आए, मूल बिंदु से आए, तो -2 पे आ गए हैं। अच्छा उसके बाद बाई के कहाँ तक चलना है, 3 तक चलना है। ये भी ध्यान देना है प्लस के हैं कि माइनस के हैं। ये बच्चे प्लस के हैं कि माइनस के हैं, प्लस के हैं, क्योंकि दोनों तरफ चला जा सकता है। लेकिन शर्त ये देखना पड़ता है कि चिन्ह प्लस का लगाए कि माइनस का लगाए। अब यक्स के -2 हैं, अब इधर तो ले नहीं सकते क्योंकि हम इधर ही लेने पड़ेंगे। यक्स के -2 हैं तो ये यहाँ पे आ गए। बाई के प्लस के 3 नीचे हैं कहीं, नहीं नीचे तो माइनस के हैं, तो बाई के +3 यहाँ पर हैं। तो यहाँ तक चलते रहना है जहाँ पर बाई के +3 मिल जाएँ। तो बाई के +3 हमको यहाँ पे आके मिले, तो यही बिंदु हो जाएगा हमारा -2, 3। तो इस तरीके से यहाँ देख लो। अच्छा अगले वाले हम क्या करते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद थोड़ी जगह खाली करते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। तो आगे बच्चों अब हम कुछ बिंदु लिखे दे रहे हैं। देखो यहाँ पर हमने एक बिंदु लिख दिया P बिंदु को लिखेंगे एक अक्षर से, बिंदु को लिखेंगे एक अक्षर से, लेकिन साथ में उसके निर्देशांकों को जरूर लिखते हैं।
एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक। तो एक बिंदु हमने पी ले लिया, एक्स कामा वाई उसका निर्देशांक है, हमने लिख दिया है 5 कामा -4, मतलब एक्स पे 5 है, वाई पे है -4। एक्स पे कितना 5 है और वाई पे -4, तो -4 यहाँ पे तो बना नहीं है, हमने -3 लिख दिया। आप लोग 4 भी बना लेना, 5 भी आप लोग 10-10 20 तक बना लेना, आप जितनी पेज में जगह उतने बना लेना। तो हमने बिंदु ले लिया 5 कामा -4। अगला एक बिंदु ले लिया क्यू। तो जो क्यू बिंदु हमने लिया है इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कामा वाई। क्यू बिंदु जो हमने लिया है वो क्या लिया है -2 कामा -2। अच्छा, उसके बाद एक बिंदु ले लिया आर, इसके भी कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कामा वाई। इसको हमने ले लिया है 3 कामा -2, 3 कामा -2। अच्छा, उसके बाद हमने एक बिंदु और ले लिया है, वो लिया है क्या आर यस, एक हमने यस बिंदु ले लिया है, इसके भी कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कामा वाई बराबर। इस बिंदु का हमने नाम दे दिया है, नाम दे दें हम कुछ ऐसे इसमें से -4 कामा 5, -4 कामा 5। तो इस तरीके देख लो। अब पहला जो पी बिंदु है, इस बिंदु के बारे में सोचो। ये पी बिंदु जो है आपके इस कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्यामिति में कहाँ पर होगा, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहाँ पर होगा इसका बिंदु। तो इस यहाँ पर बिंदु को दर्शाने के लिए क्या करेंगे हम भाई, पुरानी तकनीकी, एक तो कहानी समझ लो, कहानी वाला फिर ध्यान दो। यहाँ पर पी एक्स कामा वाई, तो यहाँ पर एक्स जो है वो कितना है, अब यहाँ पर समझने के लिए चाहो तो आप यहाँ पे एक्स कामा वाई लिख सकते हो। तो एक्स कितना है 5 है, तो हमको एक्स के 5 पे आगे खड़ा हो जाना है। तो यह हम चलते रहे मूल बिंदु से कहाँ तक चला है, एक्स के 5 तक आ गए, यहाँ पे आ गए यहाँ पर। अच्छा, वाई का कितना चलना है, वाई चलना है -3। अब वाई का -3 ऊपर मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर तो सब प्लस के हैं। तो वाई का -3 जो है वो नीचे मिल रहा है, तो हमको यहीं तक चलना है 90 अंत पे। अब जहाँ तक चलना है जहाँ पे हमको वाई का -3 ना मिल जाए, तो हमको ये मिला, ये बिंदु है। इस बिंदु का नाम दे देंगे हम, क्या नाम दे देंगे हम, पी। नाम दे दिया हमने पी। निर्देशांक क्या होंगे 5 कामा -3, 5 कामा -3। इस तरीके से हमको बिंदु को दर्शा देना है। अच्छा, अगला बिंदु हमने ले लिया क्यू। अब इस क्यू के कोऑर्डिनेट क्या क्या हैं, एक्स कामा वाई, इसके कोऑर्डिनेट है -2 कामा -2, मतलब एक्स पे हमको चलना है -2 पे। तो एक्स बराबर -2 कहाँ मिलेगा, ऊपर मिलेगा, इधर मिलेगा कि इधर मिलेगा, नहीं कहीं नहीं मिलेगा, इस साइड में मिलेगा केवल, यहाँ पर यही है माइनस का एक्स एक्सिस। तो हम माइनस पे चला है, यहाँ पर 2 पे आ गए, -2 पे, मूल बिंदु से -2 पे आ गए। अच्छा, और ठीक बढ़िया बात, अब यक्स तो यहाँ माइनस का है ही, लेकिन वाई भी माइनस का है 2। अब यहाँ पर जो हम आ गए थे एक्स पे -2, वाई के -2 तक चलना है, तो चला भैया इधर, ये आ गए देखो वाई के -2 पे। तो बस यही बिंदु हो जाएगा हमारा क्यू। निर्देशांक होंगे -2 कामा -2, मतलब एक्स भी -2 है, देख लो एक्स से दूरी कितनी है -2, अब वाई अक्ष से भी दूरी है -2। अच्छा, उसके बाद अगला बिंदु ले लो आर। अब हमने जो आर बिंदु लिया है, अब यहाँ पे और समझ लो, आर जो तुमने बिंदु लिया है, यहाँ पर यक्स कितना है 3, पहला वाला यक्स होता है, अगला वाला वाई होता है, पहला वाला यक्स अगला वाई, क्योंकि ए बी सी डी से जेड तक जो क्या नाम जो ए बी सी डी जो है इसके अक्षर 26 होते हैं, इसमें एक्स पहले आता है वाई आता है बाद में, तो -4 -3 जो 3 जो है ये पहला एक्स होगा, 2 जो है ये वाई होगा। तो एक्स तुम्हें जाना है कहाँ पर 3 तक, का 3 ध्यान दो, का के प्लस के माइनस के, एक्स के जो 3 हैं वो बच्चों प्लस के हैं, माइनस के होते तो हम यहाँ पे आके खड़े हो जाते इसके पास। अब इसके दरवाजे पर क्यों जाओगे, काम तो यहाँ है। अच्छा, बाई कितना है, बाई यहाँ पर है -2, अब यहाँ तो खड़े हो गए थे, लेकिन बाई -2 तक जाना है, तो बाई -2 कहाँ मिलेगा, नीचे मिलेगा, यहाँ पर देखो ये बाई -2 यहाँ पे मिलता है। तो यही बिंदु हो जाएगा आपका क्या, ये होगा बिंदु 3 कामा -2, 3 कामा -2। इसका नाम क्या था, इसका नाम था आर। तो आर आगे पीछे हम कहीं भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। अच्छा, अगला बिंदु देख लो यस, ये 5 दिख रहे हैं आपको, ऐसे ऐसे बना लेना, अगला यस है। तो यहाँ पर जो निर्देशांक है वो -4 कामा 5 है, मतलब एक्स पे चलना है -4 पे, पहला एक्स होता है, एक्स के -4 पे आ गए हम, यहाँ आके इसके दरवाजे पर खड़े हो गए, ठीक बढ़िया बात। बाई के कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है, तो बाई का 5 काय का है, माइनस का है नहीं, प्लस का है, किधर मिलेगा, नीचे मिलेगा नहीं मिलेगा, ऊपर मिलता है यहाँ पर प्लस का 5। तो हम यहीं से चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, ध्यान भी देना है, में क्या ध्यान देना है, कहीं आगे ना निकल जाएँ, कहीं पीछे न रह जाएँ। कहाँ तक जाना है, बाई के 5 तक जाना है। चलो, ये बाई का 5 यहाँ पर देखो आ गया, ठीक। यही बिंदु बच्चों आपका क्या हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा यस, निर्देशांक है -4 कामा 5, बिंदु आपका है यस, निर्देशांक है आपके -4 कामा 5।
तो इस तरीके से हम बिंदुओं को दर्शाते हैं। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हम आपको आगे बता रहे हैं। चलो अब देखिए बच्चों, इसके आगे समझ लो। देखो ये जो लाइन, ये जो यहाँ से जो लाइन दिख रही है आपको, ये पूरी एक्स एक्सिस है, पूरी एक्स अक्ष है। लेकिन ये मूल बिंदु के इधर वाली जो लाइन है, ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है। मतलब यहाँ पर जो चिन्ह हैं वो सब कैसे होंगे? प्लस प्लस के होंगे। प्लस का 1, प्लस के 2, प्लस के 3, प्लस का 4 और प्लस का 5। अच्छा, उसके बाद ये जो ऊपर की जो लाइन खींची है, ये पूरी बाई अक्ष है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब यहाँ तक कहाँ? जहाँ तक चले जाओ, ऊपर चले जाओ अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में कहीं चले जाओ ऊपर तक, ये पूरी बाई अक्ष रहेगी। यहाँ जमीन के अंदर जहाँ तक जा पाओ बाई अक्ष रहेगी। ये इधर कहीं जा पाओ दूसरे ग्राफ, मंगल ग्राफ पहुँच जाओ, यहाँ पहुँच जाओ कहीं भी दूसरे ग्राफ, तो यहाँ ये पूरा एक्स अक्ष रहेगा, या पूरा बाई अक्ष रहेगा। कहने का मतलब ये है। तो समझ लो यहाँ से अब हम ये समझते हैं कि ये जो बाई अक्ष है यहाँ पर, ये प्लस प्लस का होता है ऊपर की ओर, क्योंकि ये बाई अक्ष की जो कौन दिशा है? धनात्मक दिशा है। ये कैसा रहेगा? ये प्लस प्लस का रहता है, प्लस प्लस प्लस। अच्छा, उसके बाद ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा, देखो माइनस माइनस लगा है। ये बाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, देखो माइनस माइनस लगा है। अब यहाँ से हम एक चीज़ आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि ये जो हमने कोऑर्डिनेट बनाए हैं, ये ग्राफ पे दर्शाया है हमने, तो यहाँ प्लेन बना दिया, ग्राफ यहाँ है नहीं, लेकिन उसको ग्राफ ही में समझ लो। तो हमने यहाँ जो 4 चतुर्थांत बनाए हैं, तो ये जो हमने यहाँ पर पूरी जो आकृति ज्यामिति बनाई है, इसमें चतुर्थांत होते हैं। कितने होते हैं? चतुर्थांत। देखो ये चतुर्थांत का मतलब होता है 4 हिस्सा। चतुर्थ माने 4, अवंत माने हिस्सा, 4 हिस्से। ये देखो इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक हिस्सा है। ये बोर्ड ले लो आप, एक सच बाईस के समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो पूरा बोर्ड ले लो। हमने इसको 4 भागों में बांट लिया, यहाँ से बांटा, यहाँ से बांटा, हमने काट के 4 टुकड़े कर लिए। ये जो व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है, हमने काट के 4 टुकड़े कर लिए। अब यहाँ से लेकर के ये और ये जो एक हिस्सा है, ये प्रथम चतुर्थांत कहलाता है। क्या कहलाता है? फर्स्ट चतुर्थांत, या फिर प्रथम चतुर्थांत भी कहते हैं। फर्स्ट चतुर्थांत का चाहे प्रथम चतुर्थांत कह लो, प्रथम चतुर्थांत भी कहते हैं। अच्छा, अगले वाले को, ये जो टुकड़ा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हिस्सा, ये द्वितीय चतुर्थांत होता है। सेकेंड चतुर्थांत, सेकेंड चतुर्थांश ये कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं द्वितीय चतुर्थांत। तो एक ही बात है, चाहे किसी तरीके से लिख लो, चाहे रोमन अंक में लिख लो, कैसे भी लिख लो, ये द्वितीय चतुर्थांत होता है, द्वितीय चतुर्थांत। अच्छा, इसके बाद ये यहाँ जो नीचे लिखा है, यहाँ पर ये टुकड़ा जो काटा था व्हाइट बोर्ड का, यहाँ पर एक्स अक्ष जो है माइनस का है, ये प्लस का है। ये कौन सा चतुर्थांत है? ये तृतीय चतुर्थांत है, थर्ड चतुर्थांत या फिर तृतीय चतुर्थांत हम कह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बचता है, ये होता है बच्चों चतुर्थ चतुर्थांत। ये कौन सा है? चतुर्थ और चतुर्थांत, ये चतुर्थ चतुर्थांत होता है। यहाँ पर इस तरीके से हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे, क्योंकि अब काफ़ी लिख चुके हैं तो जगह ज़्यादा भी नहीं बची है, मिटाल भी नहीं सकते हैं कि आगे आपको पूरा समझाना है। अब ये चतुर्थांत तो आप समझ गए हैं, बिंदु भी दर्शाना समझ गए हैं। अब हम इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं। वो क्या देखते हैं? देखो बच्चों ध्यान से, ये जो प्रथम चतुर्थांत है, यहाँ पर हम चिन्ह देख लेते हैं। हमने कहा किसी बिंदु को अगर लिखना चाहो तो अगर कोई बिंदु होता है तो बिंदु को लिखने के लिए हम क्या करते हैं? 2 कोऑर्डिनेट लेते हैं, एक तो एक्स अक्ष का, एक तो वाई अक्ष। तो यहाँ पर बिंदु को लिखते हैं हम एक्स कामा वाई में। अब इसी तरीके से हर जगह पर बिंदु को ऐसे लिखोगे। बिंदु हम कैसे लिखते हैं? कहीं पर भी लिखो, बिंदु को हम ऐसे लिखते हैं एक्स कामा वाई। अगले वाले में भी वही लिखोगे, वही लिखोगे एक्स कामा वाई, यहाँ भी वही लिखोगे एक्स कामा वाई। तो ध्यान दो, यह चिन्ह क्या लिखोगे? देखो पहला एक्स अक्ष होता है बच्चों, तो एक्स अक्ष यहाँ पर कैसा है? इस वाले में एक्स अक्ष कैसा है बच्चों? यहाँ पर एक्स अक्ष है प्लस का। कैसा है? प्लस का। अच्छा, ये जो खंड है ये इतना ही तो है यहाँ पर, इस तरीके से देखो, ये खंड जो है वो इस तरीके से ऐसा है। देखो यहाँ पर ये इस तरीके से, ये इधर की ओर, ये इधर की ओर। यहाँ पर एक्स अक्ष जो है वो प्लस का। अच्छा, बाई काय का है? देखो बाई भी हमने प्लस प्लस का बता दिया आपको, तो बाई काय का है? बाई भी प्लस का है। तो इस चतुर्थांत में चिन्ह जो हैं वो प्लस कामा प्लस के हैं। काय के हैं? प्लस कामा प्लस। ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लास 9th के लिए, चतुर्थांत और ये बिंदु और ये चिन्ह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 9th के लिए। बाकी हम पढ़ा रहे हैं आपको 10th लेवल का, तो इस 10th लेवल के क्लास में ही आपको 9th का सब मिल जाएगा, कोई चीज़ आपकी नहीं छूटेगी। तो यहाँ से ध्यान देना है। अच्छा, इधर वाला देखो, इधर के चिन्ह कैसे होंगे? पहले हमने बिंदु जो लिया था वहाँ लिखते हैं एक्स कामा वाई,
तो यहाँ पर यक्स अक्ष का जो चिन्ह है वो क्या है बच्चों, यक्स अक्ष जो यहाँ पे आता है, अब ये तो यहाँ आएगा नहीं क्योंकि टुकड़ा हम ये ले रहे हैं ए वाला, तो ये वाला तो आएगा नहीं। तो इस वाले पर यक्स अक्ष का जो चिन्ह है वो कैसा है, माइनस का है। कैसा है, माइनस का है। माइनस का यहाँ पर बाई का चिन्ह देख लो। अब बाई क्या ये थोड़ी ले लोगे यहाँ पर, क्योंकि तुम तो इस खाना में हो, तो बाई लोगे, फिर ये सामने वाली ये ले, तो ये बाई किसका है बताओ, ये प्लस का है। तो माइनस कामा प्लस इस द्वितीय चतुर्थांत का चिन्ह होता है। तीसरा वाला ले, तीसरे वाले में देखो, हमेशा हमने कहा था बिंदु को किस तरीके से लेते हैं, बिंदु को हम ऐसे ही लेते हैं, कोई भी बिंदु लो, बिंदु को दर्शाते हैं यक्स कामा बाई में, यक्स कामा बाई में, इस तरीके से बिंदु को दर्शाते हैं। अब बच्चों तुमको ये यहाँ पर भी चिन्ह देखना है। अब यक्स अक्ष को पहले लोगे, यक्स अक्ष पहला क्या है, माइनस का है, कामा अगला बाई अक्ष का है, बाई अक्ष प्लस का है, नहीं प्लस का तो ऊपर का है। अब ये लोगे, ये क्यों लोगे, क्योंकि तुमको इससे मतलब है, इस खाने से, इस खाने से मतलब है। यहाँ पर 22 जो है वो माइनस का है, तो यहाँ पर जो चिन्ह होंगे माइनस कामा माइनस। अच्छा अगला देखो, अगला ये वाला देख लो। इस वाले में अब हमने कहा था बिंदु को दर्शाते हैं हमेशा, बिंदु को तो यक्स कामा बाई में दर्शाते हैं, पहला यक्स का लेना पड़ता है, बाद में बाई का लेना पड़ता है, समझो यहाँ से बच्चों। अब यहाँ पर जो बिंदु आप लोगे यक्स, यक्स कोऑर्डिनेट लोगे, तो यक्स का चिन्ह यहाँ पर काय का है, ध्यान दो, प्लस का चिन्ह है। क्या का चिन्ह है, प्लस का, कामा। अब जो बाई का चिन्ह है वो काय का है, वो माइनस का है, प्लस कामा माइनस। तो इस तरीके से हमने बिंदु भी आपको समझा दिए हैं। अगर आपको बिंदु मिल जाए तो आप बता सकते हैं किस चतुर्थांत का बिंदु है। आपको सीधे ही एक चीज़ और आप समझ लो कि आपको अगर कहीं पर का कोई बिंदु दिया है, कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो आप पहचान सकते हैं कि इस चतुर्थांत में ये स्थित होगा। जैसे हमने यहाँ पर एक और ले लिया, एक बिंदु ले लिया, मान लो 5 कामा, बिंदु को हमने एक क्यू ले लिया, इसके अंदर निर्देशांक है 5 कामा -4। अब आप बताओ ये किस चतुर्थांत में स्थित होगा, ये 5 कामा -4 जो है ये किस चतुर्थांत में स्थित होगा, बोलो। ये इस चतुर्थांत का नहीं है, इसलिए हमने काट दिया समझाने के लिए। देखो 5 कामा -4 किस में स्थित होगा, अब ऐसा कोई चिन्ह बताओ जिसमें ये 5 प्लस का हो, 4 हो माइनस का। तो प्लस कामा माइनस किस में मिल रहा है बच्चों, प्लस कामा माइनस किस में मिल रहा है, ये मिल रहा है यहाँ पर, प्लस कामा माइनस ये मिल रहा है चतुर्थ चतुर्थांत में। तो ये जो है चतुर्थ चतुर्थांत में स्थित होगा, किसमें होगा, चतुर्थ चतुर्थांत में। अच्छा उसके बाद एक हमने बिंदु आर ले लिया, आर ले लिया, तो आर के हमने निर्देशांक ले लिया -2 कामा -5, यहाँ ध्यान दो। अब समझो ये यहाँ पर पहला चिन्ह जो है वो माइनस का है, अगला चिन्ह वो भी माइनस का है। तो ऐसी कंडीशन किस में है बताओ, किस चतुर्थांत में ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति जो है वो तृतीय चतुर्थांत में है, किसमें, तृतीय चतुर्थांत में। तो ये जो बिंदु -2 कामा 5 है, ये बच्चों किस में होगा, -5, ये जो है तृतीय चतुर्थांत में, मतलब थर्ड चतुर्थांत में स्थित होगा। यहाँ पर स्थित होगा थर्ड चतुर्थांत में। अच्छा एक बिंदु ले लो, हमने यहाँ पे एक बिंदु ले लिया, यस ले लो बिंदु, यस निर्देशांक किसके ले लो, -8 कामा प्लस के 19, -8 कामा 19, ध्यान दो। अब यक्स पे जो चिन्ह है वो काय का है, वो माइनस का है, बाई पे जो चिन्ह है वो काय का है, वो प्लस का है। अब समझो किस में स्थित होगा, ये जो बिंदु यस है ये बच्चों माइनस कामा प्लस, एक ऐसा को देख लो कहाँ पे है, माइनस कामा प्लस, ये द्वितीय चतुर्थांत में स्थित होगा। कहाँ पे स्थित होगा, ये सेकेंड चतुर्थांत में स्थित होगा, -8 कामा 19 किस में होगा, द्वितीय चतुर्थांत में, सेकेंड वाले में। तो हमारे हिसाब से अभी तक आप तो पूरा समझ चुके हैं, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, उसके बाद हम आपको आगे समझाते हैं। अब बच्चों आप बिंदु निकालना तो सीख गए हैं, लेकिन अब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना आपको सिखाएंगे कैसे। देखो यहाँ पर ही हमने जो बिंदु 3 कामा 4 लिखा था, 5 कामा 3 लिखा था, हमने पहले वालों को ये मान लिया, अगले वालों को बी मान लिया। अब अगर हम इनके बीच की दूरी निकालना चाहें तो क्या करेंगे, तो देखो बीच की दूरी कैसे निकालोगे, बीच की दूरी, अब ये तो दिक्कत वाली बात है, यहाँ फीता लेकर तो घूमोगे नहीं। चलो यहाँ फीता लेके घूम लोगे, कहीं अगर ज़मीन कहीं बड़ी हुई, कहीं अगर पूरा प्लाट है, पूरा प्लाट क्या कहीं पूरा फार्म है, तो वहाँ फीता लेके कहाँ घूमोगे तुम। तो बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, इसकी भी एक टेक्निक है, एक सूत्र है। तो उस सूत्र के द्वारा हम इन बिंदुओं के बीच की दूरी भी निकाल सकते हैं। कहीं पर के बिंदु ले लो, हम जैसे मान लो हम यहाँ की दूरी निकालना चाहें ऐसे, तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी भी निकाल सकते हैं। अच्छा ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और संरेखीय बिंदु हम आपको सिखाएंगे। इसके बाद आप इतना चाहो तो स्क्रीनशॉट और ले लो, और नहीं तो हम बिगाड़ रहे हैं, इसके बाद हम सीधे वही सिखाएंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। अब बच्चों हम आपको सिखाएंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। 2 बिंदु अगर कहीं दिए गए हैं, उनके बीच की दूरी पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे, देखो सूत्र लिख लेते हैं पहले।
दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये सूत्र हम आपको अभी बताएंगे। तो कैसे निकालते हैं? माना दो बिंदु, कोई दो बिंदु कहीं के ले लो, माना दो बिंदु, और जो बिंदु आपने लिए हैं तो बिंदुओं के निर्देशांक भी तो लिखने पड़ेंगे। माना दो बिंदु, एक तो P ले लिया, इसके निर्देशांक है x1 कामा y1। अभी x1 क्या है? कोई x अक्ष का निर्देशांक होगा x1 कामा y1। ये y1 क्या है? कोई y का अक्ष का निर्देशांक होगा y1। तथा अगला बिंदु हमने क्या ले लिया? अगला बिंदु हमने Q ले लिया। दो बिंदु P जिसके निर्देशांक x1 कामा y1 है तथा Q। अब ये x1 y1 आपके पल्ले थोड़ा थोड़ा कम पड़ रहा होगा, जब सवाल लगाएंगे तो समझ जाओगे। x1 यहाँ लिखा है, x अक्ष का कोई निर्देशांक होगा, y1 लिखा है, y अक्ष का कोई निर्देशांक होगा, 2,5 1,8 9,10 ऐसे कुछ होगा। तथा दूसरा बिंदु हमने ले लिया Q। क्या बिंदु ले लिया? Q। इसके निर्देशांक हमने ले लिया x2 कामा y2। तब बिंदु P तथा बिंदु Q के बीच की दूरी, बिंदु P तथा बिंदु Q के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। अब P और Q के बीच की दूरी PQ होगी सीधे। क्या होगी? मतलब P और Q के बीच की दूरी, सीधी दूरी क्या होगी? PQ। P से लेकर के Q तक, यही तो होगा। तो PQ हमने नाम दे दिया उसका। क्या सूत्र होता है? बस यही सूत्र है, यही सूत्र जो मैं आपको लिखा रहे हैं यही सूत्र है, बस समझ लेना आप। देखो, एक सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम ले सकते हैं बीच की दूरी का सूत्र। अच्छा, ये ठीक है। अब हमने यहाँ पर जो लिखा था किस तरीके से लिखा था? मान लिया दो बिंदु कोई यहाँ पर आए, कोई भी दो बिंदु यहाँ पर आए, यहाँ पर क्या बिंदु है? P। इसके निर्देशांक क्या है? x1 कामा y1। अगला कोई बिंदु हमने यहाँ पर ले लिया Q। इसके निर्देशांक क्या है? x2 कामा y2। अब इनके बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? ये पूरी जो बीच की दूरी है, जो पूरी बीच की दूरी है, इस दूरी के लिए ये सूत्र हमने आपको लिखा रहे हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर? या फिर इस तरीके से ना करके इस तरीके से लिख सकते हैं। जो बीच की दूरी PQ आएगी वो कैसे, किस तरीके से हम निकाल सकते हैं? देखो, चाहे तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर दो, चाहे x2 माइनस x1, मतलब पलट के भी लिख सकते हो तब भी वैसे, क्योंकि स्क्वायर में है माइनस आ भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कि वर्ग में तो वो प्लस ही होगा। या इस तरीके से लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से भी हम ले सकते हैं। तो बीच की दूरी के यही सूत्र हैं दोनों। तो आपको जो इच्छा लगे वो लगा देना। अब जो दूरी आएगी वो काय में आएगी? वो इकाई या मात्रक में आती है। चाहे मात्रक लिख दो, चाहे इकाई लिख लो, यूनिट लिख दो, वो आपकी इच्छा, एक ही बात है। यहाँ पर आगे हम लगा देते हैं मात्रक। तो आप इनमें से कोई एक सूत्र लेकर के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। अब हम इसके कुछ एक दो एग्जाम्पल कराएंगे, तब आप अच्छे तरीके से और क्लियर कर लेंगे। आप इतना लिख लो, उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, हमने दो बिंदु ले लिया, माना दो बिंदु, कोई से भी दो बिंदु ले लो। दो बिंदु, एक तो हमने ए बिंदु ले लिया, इसके निर्देशांक ले लिया हमने 2,-5, तथा दूसरा बिंदु, तथा जो अगला बिंदु लिया है, इस बिंदु के निर्देशांक ले लिए हैं। क्या लिया? बिंदु के निर्देशांक। हमने यहाँ पर जो बिंदु के निर्देशांक ले लिए हैं वो लिए 4,5, -4,5, या फिर 5 या कुछ और ले लो, नहीं तो सेम सेम लगेगा, अच्छे नहीं। -4,3 ले लिए। के बीच की दूरी अगर हमको निकालनी है तो क्या करोगे? के बीच की दूरी ज्ञात करो। अब जो हमने शुरू में शब्द लिख लिया था माना, ये माना हटा देते हैं, अब इसको क्वेश्चन बना देते हैं या एग्जाम्पल लिख लो। दो बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। यहाँ पर बिंदु का नाम दे देंगे, यहाँ बी नाम दे दिया हमने। अब इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हमने आपको बताया था कि पहले वालों को मान लेते हैं x1, कामा अगले वालों को मान लेते हैं x1, अगले वालों को मान लेते हैं y1। यहाँ पर देखो, इस वाले को मान लेते हैं हम x2, कामा अगले वालों को मान लेते हैं y2। मतलब x y तो रहेगा, लेकिन इस तरीके से x1 है, x का निर्देशांक, y1 है, y का निर्देशांक, कैसे यहाँ पर है। अब देखो, हम इनके बीच की दूरी निकालेंगे। बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा बच्चों? अंडर रूट में चाहे तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर दो, या फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, जिस अर्थ चाहो उधर से लिख दो। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2
माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। हम इस तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे देखो, यहाँ पर एक्स वन क्या है लिख लो के साइड में ताकि दिक्कत ना हो। यहाँ पर एक्स वन जो है वो 2 है। एक्स वन कितना है बच्चों? 2 है, तो एक्स वन बराबर 2 लिख लिया। अच्छा, बाई वन कितना है? बाई वन देखो, बाई वन जो है वो कितना है यहाँ से? बाई वन -5 है, तो -5 लिख दिया। बाई वन जो है वो -5 है, तो 5 लिख दिया। अच्छा, अगला में x2 देखो, यहाँ पर जो x2 है वो -4 है, कामा। अब अच्छा, बाई टू क्या है? बाई टू बच्चों 3 है। इस तरीके से हमने लिख लेते हैं। उसके बाद सीधे इनका मान इस सूत्र में रख देंगे। अब बीच की दूरी हमें आ जाएगी, पता लग जाएगी कैसे। अंडर रूट, ध्यान दो यहाँ पर x2 कितना है? x2 है -4, माइनस का चिन्ह था वो लगा दिया। x1 कितना है? वो है 2, ठीक है। होल स्क्वायर लगा था, लगा दो, प्लस यहाँ पर बाई टू क्या है? बाई टू बच्चों है 3, बाई टू यहाँ पर कितना है? 3 है। अब बाई टू 3 लगा दिया। अब माइनस चिन्ह था, माइनस लगा दिया। अब बाई वन कितना है? बाई वन है -5, तो यहाँ पर -5 था बाई वन। बाई वन जो है वो कितना है? -5। अब ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि माइनस तो सूत्र वाला है, माइनस और उसके 5 के पास माइनस था, होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लगा दो। अच्छा, समझ लो यहाँ से। ध्यान देना, अंदर जो भी तुम संख्या लाओगे वो हमेशा प्लस की आती है, क्यों? क्योंकि दूरी वैसे ही प्लस में ली जाती है, बाहर ली नहीं जाती है, तो क्योंकि होल स्क्वायर लगा इसलिए प्लस में चली जाती है। देखो अंडर रूट, यहाँ देखो -4 -2 कितने होगा? -6 का होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ 3 थे यहाँ पर, माइनस और माइनस प्लस, 3 + 5 का होल स्क्वायर। ध्यान दो आगे बच्चों, अंडर रूट 6 का स्क्वायर, तो 6 छंग 36। अब एक लाना और लिख लो, तो ये 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद प्लस 5 और 3 8, तो 8 का स्क्वायर। ध्यान देंगे आगे। अब देखो 6 का वर्ग करोगे तो 6 छंग 36, 8 का वर्ग करोगे तो 8 8 64। अब 36 64 कितने हो गए? 6 4 10, 6 3 9 1 10, 100 आ गया अंडर रूट में। अब 100 का वर्गमूल आप जानते हैं कितना होता है? 100 का वर्गमूल होता है 10 10 100 होता है। देखो 100 को इस तरीके ले सकते हैं, 10 × 10, तो 100 का वर्गमूल होता है 10। अब आगे आपको इकाई लिख लेना है, या फिर मात्रक लिख लो। इकाई लिख लो चाहे मात्रक लिख लो या यूनिट लिख लो, एक ही बात है। चाहे इकाई लिख लो चाहे मात्रक लिख लो, एक ही बात है। अच्छा, उसके बीच हम क्या निकाल लेते? हम बीच की दूरी निकाल लेते। किसके किसके बीच की दूरी निकाल लेते? ए और बी के बीच की दूरी। अब ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी? ए बी होगी। हमेशा सवाल लगाते समय लिखते रहना है, ए बी के बीच की दूरी क्या होगी? ए बी है। ए बी चलती रहेगी, ए बी। तो यही आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। अब हम देख लेते हैं इसके बाद संरेखी बिंदु। आप इसको सीख लो, संरेखी बिंदु देखते हैं, फिर आते हैं सीधे आपकी एक्सरसाइज पे। चलो इतना और स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, उतार लो कहीं पर, फिर अगला बताते हैं आपको। अब बच्चों देख लेते हैं संरेखी बिंदु। क्या देखते हैं? संरेखी बिंदु ये क्या होती है बगल। अब बच्चों हम देख लेते हैं संरेखी बिंदु। ये संरेखी बिंदु क्या होता है अभी समझोगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। संरेखी बिंदु, ये संरेखी बिंदु क्या है? वह बिंदु जो सब एक ही लाइन में स्थित हो। संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा में, जो एक ही रेखा पर जो बिंदु होते हैं वो सब संरेखी बिंदु कहलाते हैं। समझो यहाँ ध्यान दे, ये संरेखी बिंदु क्या है? वह बिंदु जो एक ही रेखा में स्थित हो। वह सभी बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो। एक ही रेखा पर या एक ही रेखा में, जैसे समझ पाओ, एक ही रेखा में स्थित हूँ, क्या कहलाएंगे? संरेखी बिंदु कहलाएंगे। जैसे मान लिया एक बिंदु हमने यहाँ पे ले लिया ए, अगला बिंदु यहाँ पे ले लिया बी, अगला बिंदु यहाँ पे ले लिया सी। अगर ये रेखा बन रही है तो ये संरेखी बिंदु है, अन्यथा नहीं है। अच्छा, एक रेखा हमने और ले ली, यहाँ पर नाम दे दिया। यहाँ पर एक बिंदु था पी, यहाँ पे एक बिंदु था क्यू, यहाँ पे एक बिंदु था आर। क्या संरेखी हैं? हाँ संरेखी हैं, क्योंकि एक ही लाइन में है। और अगला बिंदु भी ले लो, यस संरेखी है, सभी संरेखी हैं क्योंकि एक ही रेखा पर तो स्थित है। अच्छा, हमने एक बिंदु और ले लिया, यहाँ पर हमने यहाँ पर और बिंदु ले लिए, नाम हमने दे दिया यहाँ पर यस, यहाँ पर बिंदु ने ले लिया टी, यहाँ पे एक बिंदु ले लिया यू। क्या नाम दिया इसका? यू। अब ध्यान दो, क्या ये एक ही रेखा पर हैं स्थित? क्या एक ही रेखा पर हैं? ये तो इधर रेखा सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन हमने घुमा कर रेखा यहाँ पर लाया है। ये देखो, ये रेखा जो हमारी है वो इधर जा रही है,
इस साइड में जा रही है, ये एक रेखा पर स्थित नहीं है। डॉट डॉट बना लें इसको। रेखा किधर जा रही थी? रेखा इधर जा रही थी। ये एक रेखा पर स्थित नहीं है, ये तो रेखा से बाहर पहुंच गया, तो ये संरेखी बिंदु नहीं है। ये एस टी यू बी, ये एस टी यू, ये संरेखी बिंदु नहीं है क्योंकि ये रेखा से बाहर स्थित है। अच्छा, एक तो ये पहचान रेखा से बाहर स्थित है, हम इसको पहचानेंगे कैसे? हम दो पहचाने बताएंगे कि संरेखी है कि नहीं है। तो अपन सब पहचानेंगे कैसे? अब समझो, यहाँ से हमने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया, ये यहाँ पर दूसरा बिंदु ले लिया बी, यहाँ बिंदु ले लिया ए, यहाँ बिंदु ले लिया सी। अब देखो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, ये संरेखी बिंदु है तो यहाँ पे एक शर्त निकाल लेते हैं, अपने सूत्र बना लेते हैं। कैसे? अगर ए से बी लेकर के बी के बीच की दूरी, हम बीच की दूरी निकालेंगे तभी तो पता लगेगा संरेखीय नहीं है। तो हम ए से लेकर के बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। हमने ए से लेकर के बी के बीच की दूरी निकाल ली, क्या हो गई? ए बी हो गई, प्लस अब हम बी से लेकर के सी तक की दूरी निकालें, बी से लेकर के सी तक की दूरी निकालें, मतलब बी सी दूरी निकाल लें। अब अगर ये बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए? पूरी दूरी के। पूरी दूरी क्या है? AC है, AC है। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो तीनों बिंदु हैं कैसे होंगे? संरेखी होंगे। समझो पूरी बात को, मतलब पूरी लाइन जो है ये 7 सेंटीमीटर की है। पूरी रेखा कितनी है? 7 सेंटीमीटर की है। इसमें से ये वाली 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक। ये वाली मान लो ये 4 सेंटीमीटर है। तो इस अवस्था में ये दोनों बिंदु कैसे होंगे? संरेखी। ये तीनों बिंदु संरेखी होंगे, सॉरी तीनों बिंदु थे। इस अवस्था में तीनों बिंदु कैसे होंगे? संरेखी, क्योंकि 3 और 4 जोड़ दो, 3 और 4 जोड़ दो, पूरे कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए। देखो ए बी 3 है, बी सी कितना? 4 है, बराबर पूरे ए सी कितना होना चाहिए ऐसे लेकर सी तक? ये 7 होना चाहिए। तो 7 बराबर, देखो 7 बराबर 3 4 7। ऐसी स्थिति में बिंदु क्या होते हैं? संरेखी होते हैं। तो आपके लिए जब सवाल एक्सरसाइज में आएगा तो आप ध्यान देना, ये शर्त होती है ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। अच्छा, पहली चीज। दूसरी और क्या है एक शर्त, वो भी समझ लो। यहाँ पर अगर ये बिंदु संरेखी हैं तो कोई त्रिभुज नहीं बनाएंगे। हमने एक बिंदु यहाँ पर ले लिया, एक बिंदु यहाँ पर ले लिया, अब एक बिंदु यहाँ पर ले लिया, ये संरेखी नहीं है। कैसे नहीं है? संरेखी नहीं है। अब जो रेखा यहाँ जा रही थी वो तो कायदा में थी जानी चाहिए, लेकिन इसका नाम दे दो ए या पी, इसका नाम दे दिया हमने क्यू, इसका नाम दे दिया आर। अब ये एक रेखा में है ही नहीं। जब एक रेखा में नहीं है तो फिर ये एक त्रिभुज का निर्माण कर देगा। काय का निर्माण कर देगा? त्रिभुज का। ये देखो यहाँ पर, अब ये संरेखी तो है नहीं, तो एक त्रिभुज बना देगा। कैसे? इस तरीके से इसने एक त्रिभुज बना दिया। अब जब त्रिभुज बनाया है तो त्रिभुज का कुछ क्षेत्रफल भी होगा। त्रिभुज जब बनाया है तो त्रिभुज का कुछ क्षेत्रफल होगा, नहीं होगा? हाँ होगा सर। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज बन चुका है। अब जो त्रिभुज बन चुका है इसने कुछ एरिया भी घेरा होगा, कुछ क्षेत्रफल भी घेरा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जरूर होगा। होगा नहीं होगा? अच्छा ठीक, अगर क्षेत्रफल है त्रिभुज का तो बिंदु संरेखी नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तब बिंदु संरेखी हैं। समझो कैसे? और आगे देख लो यहाँ पर, ये देख लो, एक बिंदु यहाँ पे ले लिया हमने, एक यहाँ पे ले लिया, अब एक बिंदु यहाँ पे ले लिया। अब क्या करेंगे? इसका नाम दे दो P, यहाँ नाम दे दिया Q, यहाँ नाम दे दिया कुछ R, ऐसे इस तरीके से R नाम दे दिया। अब हमने यहाँ पर इस तरीके से देखो, अब ये पी आर जो यहाँ पर का है ये होना तो चाहिए इधर सामने, तो संरेखी। अगर आर सामने होता है यहाँ पर तो संरेखी हो जाता, लेकिन यहाँ नहीं है। अब हमने इसको ऐसे ले गए, अब ऐसे ले गए, ये संरेखी तो है नहीं, है असंरेखी है, मतलब एक रेखा में नहीं है। अब इसने भी यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिया। अब जो त्रिभुज बनाया है तो त्रिभुज का कुछ क्षेत्रफल होगा, वो तो होगा ही होगा। ये जो अंदर की एरिया जो कवर कर रखी है ये इसका तो क्षेत्रफल होगा, कुछ तो जगह होगी ही होगी। अच्छा ठीक, अगर ये एरिया आपका 0 आ जाए, कितना आ जाए? 0 आ जाए, तो आपके बिंदु तीनों संरेखी होंगे, अन्यथा ये त्रिभुज बन गया, इसका कुछ क्षेत्रफल निकल कर आएगा। फिर ये बिंदु पी क्यू आर संरेखी नहीं है। कैसे? अच्छा, एरिया 0 कब आएगा? एरिया 0 त्रिभुज का क्षेत्रफल जब ही आएगा। देखो ए बी सी 3 बिंदु हैं, अब इसका क्षेत्रफल 0 कैसे आएगा? क्योंकि त्रिभुज ही नहीं बन रहा है तो क्षेत्रफल 0 तो आना ही आना है। जब त्रिभुज ही नहीं है, इसके अंदर एरिया ही नहीं है, रेखा है केवल, तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होगा? बिल्कुल 0 होगा। तो एक तो ये विधि है, इसमें क्या करते हैं हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। मतलब अगर बिंदु 3 संरेखी हैं, यदि कोई बिंदु ले लो, यहाँ पर बिंदु हमने ले लिए ए, अगला बिंदु ले लिया कामा बी, अगला बिंदु ले लिया कामा सी। अगर ये संरेखी के निर्देशांक ले लो, x1 कामा y1, अगला x2 कामा y2, अगला x3 कामा y3। अगर ये ए बी सी तीनों बिंदु संरेखी हैं, इनका निर्देशांक भी आपको ज्ञात हैं, तो फिर यहाँ से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे वो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्या वो ये संरेखी हैं? तब ये संरेखी हैं यदि ए बी सी संरेखी बिंदु हैं। कैसे हैं? संरेखी बिंदु हैं।
अगर संरेखी हैं तब त्रिभुज का क्षेत्रफल, तब निकालोगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल वो क्या आना चाहिए, वो 0 आना चाहिए। कैसे निकालोगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, कैसे निकालोगे? ये हम इस तरीके से निकालते हैं, 1/2 यहाँ पर लिख लेंगे x1 प्लस यहाँ लिख लेंगे x2, फिर ब्रैकेट, फिर प्लस यहाँ लिख लेंगे x3, उसके बाद में फिर प्लस। अब देखो x1 लिखा है, अब यहाँ पर गिनती शुरू करते हैं। देखो एक सूत्र ये होता है 123 1 2 3। देखो यहाँ पर x1 लिखा है तो यहाँ पर आगे लिखेंगे /2 माइनस /3। अब 123 231 312, चाहे तो ये ट्रिक सीख लो, 123 231 और 312। अब यहाँ पर x2 लिया है, अब 2 के बाद आगे चलते रहो। x2 के बाद क्या आएगा, आएगा /3 माइनस /1। यहाँ पर देखो यहाँ पर आएगा सीधे /1, 3 के बाद सीधे आ जाएगा 1/1 माइनस /2। ये बराबर क्या होना चाहिए, ये बच्चों बराबर होना चाहिए किसके, ये 0 के बराबर होना चाहिए। अगर ये सब मामला 0 के बराबर है तो ये तीनों बिंदु कैसे होंगे, संरेखी होंगे, अन्यथा या कोई त्रिभुज बन रहा होगा, इसका कोई क्षेत्रफल निकल आएगा। अच्छा ये चीज़ सीख लो, ये कहाँ से हम ले आए, 1 2 3 123 231 312 कहाँ से ले आए, समझो। हम एक चक्र बना लेते हैं, नाम दे दो यहाँ पर 1 2 3। अब 1 से चलो इधर के लिए, इस साइड में ऐसे इस तरीके चलो। अब आपने x1 लिख लिया, 1 लिख लिया है। अब 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। अब 2 और 3 ब्रैकेट में लिया जाएगा, वो y के साथ होगा। अब हमने 2 लिया था, यहाँ पर 2 ले लिया। 2 के बाद आएगा 3 और 1, लेकिन वो लिया जाएगा ब्रैकेट में y के साथ। अब हमने लिख लिया 3x3। अब x3 लिखा है तो 1 x3 लिखी हुआ, तो 1 और 2 ये आएगा ब्रैकेट में y के साथ। तो ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। अगर क्षेत्रफल आपका 0 आ रहा है तो आपके तीनों बिंदु संरेखी होंगे। अच्छा हमने आज बच्चों आपकी एक्सरसाइज का पूरा बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ही देखा करें, तभी आपकी पूरी बात समझ में आएगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और अधिक से अधिक बच्चों को ये वीडियो और ये चैनल शेयर भी करते रहें। वीडियो को लाइक करें, और हाँ इसको अच्छी तरीके से अच्छी जगह पर लिख लेना है। उसके बाद हम आप पढ़ाएंगे सीधे एक्सरसाइज 7.1 इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वहाँ पर इतना सब कुछ बताने का समय नहीं होगा। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ लें, अच्छी तरीके से लिख लें। उसके बाद सीधे आपकी प्रश्नावली चालू होगी 7.1। तो आज के लिए इतना है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।